बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीनर सलीम शो। इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे आरिफ अलवी साहब की परेशानी पर। सदर पाकिस्तान शदीद किस्म के परेशान हैं, उनकी परेशानी की वजह भी आपको बताएंगे और उसकी हकीकत भी बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इमरान खान साहब के यू टर्न लेने के सिलसिले पर। कुछ भी हो जाए, एक चीज़ इमरान खान साहब के करियर में और इमरान खान के अंदर कांस्टेंट है जो नहीं बदल सकती, मुझे लगता है वो इसकी कोशिश भी नहीं करेंगे, वो है उनका यू टर्न लेना। वो यू टर्न पर यू टर्न लिए जा रहे हैं। अब इस दफ़ा उन्होंने किस बात पर यू टर्न लिया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और ऑफ कोर्स हम इस व्लॉग के अंदर ये ज़रूर बात करेंगे कि इमरान खान साहब को अभी रिसेंटली हालिया अदालती शिकस्त कौन सी हुई है वो हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की हालिया शिकस्त की। और वो हालिया शिकस्त है जी इमरान खान साहब के, आपको पता है ना, जो जितने भी आगे MPAs MNAs, नॉट MPAs एक्चुअली, बेसिकली जो उनके MNAs हैं उन्होंने इस्तीफ़े दिए थे और उनके वो ये इज्तिमाई इस्तीफ़ों वाला मामला है, उसके ऊपर इमरान खान साहब को एक शिकस्त का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक शिकस्त का सामना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो चीफ़ जस्टिस हैं पाकिस्तान के उमर अता बंदयाल साहब, उनके क्या रिमार्क्स आए हैं और उन्होंने क्या कहा है, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी कि ये शिकस्त किस तरह से है। तो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है इन इज्तिमाई इस्तीफ़ों के मामले पर कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने गहराई से कानून का जायज़ा लेकर फ़ैसला दिया है। स्पीकर के काम में इस किस्म की मुदाखलत अदालत के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। ये रिमार्क्स काफ़ी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को ये समझने में कि 123 इस्तीफ़े इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। अच्छा जी, वो आगे कह रहे हैं कि जी अदालत ने करार दिया है कि स्पीकर के मरहलावार इस्तीफ़े मंजूर करने की कानूनी हैसियत है। बज़ाहिर स्पीकर के इख्तियार में मुदाखलत से आर्टिकल 69 मुतासर हो सकता है। अदालत को मुतमईन करें कि हाई कोर्ट के हुक्म में आखिर कमी क्या है। मतलब चीफ़ जस्टिस भी हमारे पूछ रहे हैं कि भाई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें ऑलरेडी एक फ़ैसला है विच इज़ सफिशेंट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समात गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। भाई ये कहा गया है कि वेरी सॉरी टू से देयर इज़ नथिंग इन दिस, गैर मुआयना मुद्दत के लिए इस बात को मुलतवी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है कि पार्लियामान में किरदार अदा करना ही अरकान का असल फरीज़ा है। सैलाब से तबाही और मुल्क की माशी हालत भी देखें। PTI को अंदाज़ा है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। मसला सीधा साधा इस मामले में ये है कि इमरान खान साहब जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उनके जो इस्तीफ़ों का मामला है वो इस तरह से कंसिडर किया जाए कि उनके इस्तीफ़े इकट्ठे इज्तिमाई तौर पर एक्सेप्ट किए जाएं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुनान उनके अपने बेंचेस से आहिस्ता आहिस्ता लोग टूटते जा रहे हैं। वो असेंबली से बाहर नहीं आना चाहते, वो नहीं अपने रिज़ाइन करना चाहते। इसके ऊपर मैं मुतादिद वीलॉग्स पहले भी कर चुकी हूँ कि PTI के अंदर से ही एक बगावत आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब का खुद का भी अपना इस्तीफ़ा कबूल ही नहीं हुआ है, तो जो बकिया 8 कबूल हुए हैं इस्तीफ़े, अभी सिर्फ उन 8 जो इस्तीफ़े कबूल हुए हैं उनके ऊपर जो है इलेक्शन होना है। लेकिन तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उनके ऊपर भी इलेक्शन रोका जाए और तमाम के तमाम सारे जो इलेक्शंस हैं वो इकट्ठे किए जाएं। अब ऐसे में अदालत ने क्लियरली ये बोला है कि गो बैक टू द पार्लियामेंट, आप पार्लियामेंट में वापस जाएं। वो स्पीकर को डिक्टेट नहीं कर सकते, ये पार्लिमानी मैटर है। पार्लिमानी मामले को पार्लियामेंट के अंदर हल होना चाहिए। पाकिस्तान की बदकिस्मती भी तो यही है ना, अभी जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, जब से ये 4-5 महीने से हम ये देख रहे हैं, उससे पहले तो खैर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, हर चीज़ ऑर्डिनेंस पे चलती थी, तब भी जो पार्लियामान थी वो उस तरह से फंक्शनल नहीं थी, हर चीज़ ऑर्डिनेंस पे चल रही थी, कोई कानून साजी हो नहीं रही थी। पार्लियामेंट के अंदर जो आवाम की आवाज़ है वो तो पहुँच नहीं रही थी। ये पार्लियामेंट जो आई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, ये भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि सैलाब है, मौशी प्रॉब्लम्स हैं, और अब वैसे ही ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस की जो असेंबली है उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर भी, वज़ीर ख़ारजा भी, और नॉट टू फॉरगेट जो हमारे वज़ीर ख़ारजा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं। तो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनकी ऑलरेडी एनर्जीज़ दूसरी जगहों पे लगी हुई हैं, वो भी चाहे कौम से रिलेटेड हों। ऑब्वियसली सैलाब की जो तबाहकारियाँ थी उनके साथ निपटना था और दीगर जो है इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी, फिर मईशत को संभालना था, और प्लस पार्लियामेंट के अंदर उस तरह से ऑपोजिशन है ही नहीं।
क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पार्लियामेंट जाती नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफे दे दिए, इज्तिमाई दे दिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने ख्वाब में सोच लिया कि इस्तीफे दे दिए, अब उनका पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो बस जी कोई लेना देना नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है, हर चीज़ का एक SOP होता है। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी अदालती शिकस्त है कि वो जो बहुत तिर कर हर जगह पर कहते हैं नहीं जाऊँगा मैं इस पार्लियामेंट में, हमने तो इस्तीफे दे दिए। पार्लियामेंट लॉजेस भी उनके MNAs के पास हैं। सुनने में ये आया है कि ऑटोमेटिकली उनको सैलरीज भी उनके अकाउंट्स के अंदर विड्रॉ हो रही हैं, बिकॉज जब इस्तीफे एक्सेप्ट ही नहीं हुए और जब इस्तीफे जो हैं वो इज्तिमाई तौर पर लिए ही नहीं गए, और अब अदालत के अंदर भी जब ये लोग गए तो अदालत ने भी अगर इनको बोला है कि आप वापस पार्लियामान में जाएं तो इनको जाना पड़ेगा, वरना फिर उसके रिपरकशंस होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस मामले में अदालत डिक्टेट नहीं कर सकती, अदालत इस पोजीशन में भी नहीं है। और अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब भी जो है तमाम तर चीज़ें अदालती अमूर के तहत ही चल रही हैं। पार्लियामान इसका फैसला नहीं कर रहा कि क्या करना चाहिए, चाहे वो ओथ टेकिंग के मामलात हों। अब ये रेजिग्नेशन का मसला भी आपके सामने है, तौहीन अदालत तो होती है अदालत के अंदर है। अब इसके अंदर भी फर्दर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी डिवाइड आ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता है कि उनके बंदे टूट रहे हैं, तो इज्तिमाई इस्तीफे दे देंगे तो उनकी बचत हो जाएगी अगर एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तो इसलिए उनका जोर इसी पे है कि जी इसी को एक्सेप्ट कराएं। और अब क्योंकि अदालत ने चिट्टा कोरा जवाब दे दिया है तो इमरान खान साहब के लिए ये एक और बड़ी मुश्किल होगी। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है, और ये वही फवाद चौधरी साहब है जो कि एक अलग ही वक्री एक ओपिनियन रखते हैं, खुद भी एक वकील हैं लेकिन उसकी बिल्कुल एक अलग ओपिनियन रखते हैं। लेकिन इस दफ़ा फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं ये अदालत का काम नहीं है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अदालत का काम नहीं है ये नहीं है। अदालत भी कह रही है कि ये हमारा काम नहीं है। भाई आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, अपना मसला सही फॉरम विच इज़ द पार्लियामेंट, उसमें जाके हल करें, स्पीकर के पास जाएं, जो भी आपकी रिजर्वेशंस है और जिस तरीके से भी पार्लियामेंट के अंदर इसकी SOP है आप उस तरीके से इसके ऊपर चलें। अब जो फैसल जावेद साहब हैं वो वैसे तो सेनेटर हैं, मतलब उन्होंने इलेक्शन वगैरह तो कंटेस्ट नहीं किया, लेकिन वो ये मानते हैं कि जी पार्लियामेंट में जाना चाहिए। तो एक फिर से ग्रुप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नज़र आ रहा है। अब फवाद चौधरी साहब भी जो है इमरान खान साहब के फेवरेट हैं, फैसल जावेद साहब भी इमरान खान साहब के फेवरेट हैं। अब देखना ये है कि इस मामले में वो किसकी सुनते हैं और एडवाइस किससे लेते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि अदालत ने इमरान खान साहब को एक चिट्टा कोरा जवाब इस्तीफों के मामले में दे दिया कि सॉरी साढ़े दरवाजे बंद ने, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो समात है उसको मुलतवी कर दिया जाता है। तो ये है जी एक अदालती शिकस्त जो कि इमरान खान साहब को हुई। अब ज़रा हम जिक्र कर लेते हैं आरिफ अलवी साहब की परेशानी का, और फिर तो यू टर्न के ऊपर तो मैंने और आपने बड़ी बातें करनी है इमरान खान साहब के। आरिफ अलवी साहब की परेशानी ये है कि एक TV चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे, और इंटरव्यू देते देते उन्होंने एक राज अफशा किया। राज अफशा ये किया कि भाई वो तो सदर बन गए हैं और सदर बने हुए हैं, और वो जो भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालिया जो सूरत हाल चल रही है वो उसके अंदर इतना सब कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आरिफ अलवी साहब के साथ शुरू में इनिशियली इमरान खान साहब की कमिटमेंट ये हुई थी कि वो उनको स्पीकर बनाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने तो लास्ट मोमेंट पे अपनी जो डिसीजन है वो चेंज कर ली और इनको फिर सदर बना दिया। अब वो बेचारे परेशान हैं आरिफ अलवी साहब कि हाय मुल्क के ऐसे हालात हैं, वो कैसे जो है मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से सूरत हाल को संभाल सकते हैं, जो भी एक पॉलिटिकल डिवाइड है इसी हवाले से ऑब्वियसली उनका इशारा इसी तरफ ही था। आरिफ अलवी साहब का परेशान हैं, बहैसियत सदर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आरिफ अलवी साहब अपनी वेडिंग एनिवर्सरी ज़रूर मना सकते हैं। जब पाकिस्तान के लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी, महंगाई इतनी ज़्यादा है, सैलाब ज़्यादा आवाम है, लेकिन आरिफ अलवी साहब अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे और फिर उसकी तस्वीरें भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पब्लिसाइज करेंगे और उसकी तशहीर करेंगे। आरिफ अलवी साहब वैसे मुल्क के हालात में कुछ नहीं कर सकते कि हाय बेचारा सदर के पास तो कोई पावर नहीं होती हैं, बेचारे उदास हैं, फंस गए हैं वो तो सदर बन के और कुछ नहीं कर सकते इन हालात के अंदर। लेकिन जब अपने बेटे के MOU साइन करने की बारी आई किसी फॉरेन कंपनी के साथ, वो भी अमेरिकन कंपनी के साथ, तो उसके अंदर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो तब आप लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कर लिया। ये समझ आरिफ अलवी साहब को आ रही थी कि उसको अपनी सदारत के ओहदे को किस तरह से यूज़ या मिस यूज़ करना है। सैलाब आ गया, आरिफ अलवी साहब से बहैसियत सदर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बेचारे सदर हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, मुल्क का तो सदर कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन जब ये ऑपोजिशन में थे तो कराची में चुल्लू भर पानी भी होता था ना, थोड़ा सा भी पानी आ जाता था
تو کشتی یعنی بوٹ لے کر کے آ جاتے تھے کہ دیکھو دیکھو کتنا پانی ہے اور مجھے عوام کا کتنا درد ہے. لیکن جب صدر بن جاتے ہیں نا تو درد کم ہو جاتا ہے. بے بس ہیں بیچارے, کتنے پریشان ہیں. آئے مل کر کے عارف الوی صاحب کی پریشانی دور کرنے کے لیے ہم سب اجتماعی دعا کرتے ہیں کہ اجتماعی استعفے ان کے تو قبول نہیں ہو رہے, کیا پتہ ہماری آپ کی عارف الوی صاحب کی پریشانی دور کرنے کے لیے جو اجتماعی دعا ہے وہ قبول ہو جائے. تو یا اللہ عارف الوی صاحب کی جو پریشانی ہے اس کو دور کرتے, آمین ثم آمین. ناؤ دی یو ٹرنز آف عمران خان. کون کون سے یو ٹرنز؟ پچھلے والے سارے یو ٹرنز تو آپ کو عمران خان صاحب کے پتہ ہی ہیں. جو ریسنٹ یو ٹرن لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ اپنی تحریک کے حوالے سے ہی ماموں بنا گئے لوگوں کو, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا گئے. پہلے کیا بولا تھا کہ ہفتے سے میں اپنی تحریک کا آغاز کروں گا, اب یہ بول رہے ہیں کہ میں تو ہفتے کو بتاؤں گا کہ میں نے تحریک کیسے چلانی ہے, کیا کرنا ہے, میری فائنل کال کیا ہوگی, اناؤنسمنٹ کیا ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ تری لگانے میں دھمکانے میں تو پھر عمران خان کا آپ کو پتہ ہے نا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تری لگا گئے رانا ثناء اللہ کو, کہتے رانا ثناء اللہ تم تیاری کر لو, کچھ نہیں آپ کر سکتے ہیں رانا ثناء اللہ, مگر آپ تو چھوڑیں, مطلب ان کا مطلب ہے رانا ثناء اللہ صاحب تو کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اور آپ تیاری کر لیں رانا ثناء اللہ صاحب. اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ ایکسیپٹ بھی کیا عمران خان صاحب نے کہ پچھلی دفعہ ان کی تیاری نہیں تھی, کیونکہ پتہ کیا بولا ہے انہوں نے, کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, کیونکہ میں اس دفعہ ہم تیاری کر کے آ رہے ہیں. مطلب کہ اگر اس دفعہ تیاری کر کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 25 مئی پہ تیاری نہیں تھی نا عمران خان صاحب کی, جو کہ عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا. اور یہ بھی بولا ہے کہ 25 مئی کو آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑی زیادتی کی ہے, تو اس دفعہ رانا ثناء اللہ کو اسلام آباد میں چھپنے کی اجازت نہیں ملے گی. اور رانا ثناء اللہ صاحب مطلب ماشاءاللہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی پھلانے والے, جھاڑ پر بٹھانے والے, آسمان پر بٹھانے والے بہت لوگ ہیں, جن میں فواد چودھری بھی ہے جو کہ عمران خان صاحب کو بہت آف کورس کسی اور ہی دنیا میں بھیج دیتے ہیں نا ان کی تعریف اور ان کو گائیڈ کر کے. اسی طرح باقی جماعتوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو جھاڑ پر چڑھا دیتے ہیں, بگپ بگپ جیسے کرنا ہوتا ہے نا, اور ہوا بڑھو. جیسے کہ مولانا صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کو حکیم رانا ثناء اللہ کا نام دے دیا. اس کے بعد نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ نبڑ لیں گے. تو جو حکیم رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنی حکمت کے ذریعے, سننے میں یہی آیا, کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ میں نے بھی پورا بندوبست کر لیا ہے, اس دفعہ بھی میں نے بھی بڑا زبردست انتظام کر لیا ہے. تو بھائی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کیا انتظام کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. لیکن یہ سب ہم تب دیکھیں گے نا جب عمران خان صاحب اپنی فائنل کال پر یا اپنی تحریک پر یو ٹرن لینا بند کریں گے اور بالآخر اس سسپینس کو بریک کریں گے اور ہمیں یہ بتائیں گے کہ بھائی آخر انہوں نے اسلام آباد کب آنا ہے, لانگ مارچ کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, یا کب کرنا ہے, اور کتنی دیر کا دھرنا دینا ہے, اور کب تک دینا ہے, اور کب دینا ہے. جب یہ ساری باتیں کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی حکمت ہے وہ کام آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. ابھی تو عمران خان صاحب کے یو ٹرن ہی عوام دیکھ رہی ہے اور عمران خان صاحب کے جو سپورٹر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن آبویسلی عمران خان صاحب کے جو سپورٹر ہیں ان کو کہاں یو ٹرن سمجھتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ جی جو ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے وہ من و ان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. ایک چھوٹی سی خبر وہ میں مس نہیں کرنا چاہتی, وہ اس لیے کیونکہ وہ اکثر آپ ایک شخصیت ہیں جو کہ ویسے تو میڈیا کی ڈارلنگ ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں جو ان کے ساتھ کوئی انٹرویو کر لے تو جی بڑی ریٹنگ آ جاتی ہے. پتہ نہیں, میں نے تو ویسے کبھی ٹرائی بھی نہیں کیا ان کے ساتھ انٹرویو کرنا, بٹ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کی بات کر رہی ہوں. ہاں شیخ رشید صاحب کی بات کر رہی ہوں. تو جو شیخ رشید صاحب ہے وہ ہر دوسرے بندے کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں یا اس کا انٹروڈکشن یہ دیتے ہیں کہ یہ جی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے, یہ فلانے گیٹ کی پیداوار ہے. اب وہ جو صاحب ہیں شیخ رشید صاحب, ان کے ساتھ ڈھیر ساری دعائیں ہیں, اور وہ اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے تھانہ کوسار اسلام آباد میں ایک ریکویسٹ جمع کرائی ہے, اور درخواست کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی مجھے کئی روز سے قتل اور اغوا کے فون پر دھمکیاں مل رہی ہیں, اور جو شیخ رشید صاحب ہیں نا وہ عمران خان صاحب سے زیادہ بہادر نکلے ہیں. شیخ رشید صاحب کا خوف کا بت ٹوٹا ہوا ہے, وہ بالکل خوف زدہ نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں نا مسٹر ایکس مسٹر وائی, اور عمران خان صاحب نام نہیں لیتے, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان نون نمبر سے ان کے لوگوں کو دھمکیاں آ رہی ہیں. شیخ رشید صاحب نے ٹیلی فون نمبرز بھی دیے ہیں اس درخواست کے اندر, وہ ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں, درج ذیل نمبرز ہیں, اور متعلقہ اداروں کو بھی میسج کر دیا انہوں نے کہا ہے, اور احتیاطاً وہ تحریری طور پر بھی جو ہے وہ اس تھانہ کوسار میں لکھ رہے ہیں کہ جی ان کو تھریٹس ہیں, ان کو اغوا کے فون آ رہے ہیں. یہ جو کوئی بھی کر رہا ہے نہیں کرنے چاہیے, اچھی بات نہیں ہے, یہ کافی پریشان کن بات ہے, کیونکہ آخر وہ ایک سیاستدان ہے, اور پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہیں ان کی سیکیورٹی, ان کی زندگی, ان کی لائف رسک پر نہیں ہونی چاہیے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن یہ ہے کہ اگر اس طرح کی باقی ان کو اگر تھریٹس مل رہی ہیں تو ان کو بالکل ایڈریس کرنا چاہیے. تو ایک دعا شیخ رشید صاحب کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اینڈ آئی ایم شیور کہ ان کی یہ جو کمپلینٹ ہے
اس کے اوپر ضرور ایکشن لیا جائے گا. اس ویلاگ میں اتنا ہی. آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات کرتے ہیں. لائک کریں, سبسکرائب کریں اور آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اللہ حافظ.